क्या पाकिस्तान को अमेरिका ने बैकडोर से नाटो में एंट्री दे दी है? क्या ट्रंप के आशीर्वाद से आज पाकिस्तान नाटो का मेंबर बन चुका है? इसके बारे में आते हैं और उसके पहले हम उस पैक्ट के बारे में बात करते हैं, डिफेंस पैक्ट के बारे में बात करते हैं जो सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और टर्की के बीच में है। और इस डिफेंस पैक्ट का डायरेक्ट कनेक्शन है नाटो के साथ। कैसे, ये हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए, बिना अमेरिका के आशीर्वाद से ये पैक्ट हो तो सकता नहीं था किसी भी हालत में, क्योंकि सऊदी अरेबिया का डिफेंस यूएस के हाथ में है। तो यूएस कैसे जाने देगा सऊदी अरेबिया को अपने हाथ से कि आप किसी और पैक्ट में चले जाओ? दूसरा, पाकिस्तान बगल बच्चा है अमेरिका का, वो क्यों चाहेगा कि वो और स्ट्रांग हो? और तीसरा, टर्की जो अभी अभी दोस्ती हो रही है ट्रंप की और अर्दोगान के बीच में, तो वो क्यों चाहेगा? जी हाँ, लगता यही है कि यार अमेरिका चाहता नहीं है, लेकिन नहीं, अमेरिका के चाहने से ही, ट्रंप के चाहने से ही ये पैक्ट पॉसिबल हो पाया है। उसके दोस्तों 3 बड़े रीजन हैं, मैं आपसे डिस्कस करता हूं, और जो नेटो वाली बात है वो थोड़ा आगे चल के बात करते हैं। देखिए, अमेरिका फंसा है आजकल डिफरेंट वॉर्स में। एक इजराइल गजा, एक यूक्रेन और रशिया, तीसरा ईरान, सीरिया, इतने युद्ध में फंसा हुआ है अमेरिका। तो क्या हुआ, अमेरिका के करीब 70% एम्यूनिशन खत्म हो गया। वहां पे रेड लाइन आ गई है, और ये बोला है अमेरिका के सेनेटर लेफॉर्ड ने। तो देखिए साहब, अमेरिका चाहता है यार ये जल्दी ये वॉर खत्म हो, तीनों वॉर जल्दी खत्म हो, और हम अपना जो एम्यूनिशन है वो रिकम्पाइल कर सकें। लेकिन ये नौबत ही नहीं आ रही, बढ़ता जा रहा है। और जानबूझ के ईरान ये चाहता है कि साहब ये वॉर कम से कम नवंबर तक तो चले, क्योंकि नवंबर में है मिड टर्म पोल। आपको पता है कि इलेक्शंस होंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के और कुछ सेनेट की सीट्स के। तब पता चलेगा एग्जैक्टली कि ट्रंप की पावर क्या रह जाती है। ट्रंप तो प्रेसिडेंट रहेंगे अगले 2 साल तक, या आज की बात करें तो 2.5 साल तक, लेकिन पावर्स कटेल हो जाएगी अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, कांग्रेस में वो हार जाते हैं, कोई बिल क्लियर नहीं करा पाएंगे। इसलिए ईरान चाहता है कि ये वॉर आगे बढ़े। अच्छा, अमेरिका चाहता है कि ये वॉर खत्म हो। अमेरिका खुद कर नहीं पा रहा, स्टेट ऑफ हॉर्मस खुलवा नहीं पा रहा, तो वो कह रहा है कि भाई साहब जितनी भी ये गल्फ कंट्रीज हैं, तुम लोग आपस में मिलो और तुम लोग भी तो कुछ करो यार। तुम्हारे ऊपर अटैक किया जा रहा है ईरान, चाहे बहरीन हो, कुवैत हो, इवन कतर है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, तुम सब पे अटैक किया, तुम बैठे हो कि और अमेरिका को बोल रहे हो सर आओ मुझे बचाओ, सर आओ मुझे बचाओ। अरे भाई, अमेरिका क्या क्या बचाएगा, तुम भी तो कुछ करो, तुम तो इकट्ठा हो। तो सऊदी अरेबिया को एक पुश देने के लिए उन्होंने पाकिस्तान से बोला चल बेटा इनके साथ कुछ पैक कर, और टर्की तू भी आ जा, इनके साथ पैक कर, इसको उठाओ। और अगर ऐसी कुछ सिचुएशन होती है दोबारा, हमने ईरान पे अटैक किया, ईरान ने सऊदी अरेबिया पे किया, तो तुम क्या करोगे? सऊदी अरेबिया अटैक करेगा ईरान पे, तुम उसको सपोर्ट करोगे। तो ये जो अलायंस है, हम आपको ये परमिशन देते हैं कि दिस विल बी ओनली अगेंस्ट ईरान। टर्की ने कहा यस सर, पाकिस्तान ने कहा यस सर, और जैसे ही बाहर निकले उन्होंने कहा कि अरे छोड़ो यार, ईरान से कौन लड़ेगा भैया, उसके तो हिजबुल्लाह भी बैठे हैं, उसके तो हमास भी बैठा है, उसके तो हाउतीज भी बैठे हैं, और खुद IRGC बैठा है, यार इनसे लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। हम इसको इजराइल के अगेंस्ट में यूज़ करेंगे, क्योंकि इजराइल के अगेंस्ट में टर्की भी है और पाकिस्तान भी है। इसीलिए इन्होंने इजिप्ट को हटा दिया बीच में से, क्योंकि इजिप्ट जो है वो ऑलरेडी उसने अब्राहम अकॉर्ड साइन कर रखा है। समझ में आया आपको? ये पूरी चाल थी इसकी कि ये इजराइल के अगेंस्ट में होगा, ना कि ईरान के अगेंस्ट में। और ट्रंप तो बेवकूफ़ आदमी है, उसने कहा जैसे हम बोलेंगे वैसे ये करेंगे, ये ईरान के अगेंस्ट है। तो दोस्तों, एक तो उसका ये रीज़न है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान से युद्ध करे, सऊदी अरेबिया खुद करे, UAE खुद करे, बाकी जितनी कंट्रीज़ हैं, कतर वगैरह, बहरीन वगैरह, वो खुद अपनी फाइट करें, अपना एक ग्रुप बनाए। अभी कहते हैं ना कि 32 कंट्रीज़ हैं, तुम ग्रुप बनाओ और लड़ो यार अपने आप। मेरे पास तो इक्विपमेंट अब है नहीं सपोर्ट करने के लिए। एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न है इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए। आपको याद है कल ही सर्गियो गौर ने NSA डोवल से बातचीत की। JD वॉन्स का 1 साल के बाद फ़ोन आया मोदी जी के पास। मोदी जी ने कहा जी मैंने तो उनको उनके जो बेटा हुआ है या बेटी हुई है उसकी बधाई दी है, इसलिए कोई फ़ोन तो नहीं करेगा। अगर बधाई देनी थी तो मोदी जी फ़ोन करते ना JD वॉन्स को। JD वॉन्स का फ़ोन क्यों आया?
इसका मतलब है समथिंग इज कुकिंग। या तो अमेरिका ये बताना चाह रहा है कि साहब ये जो अलायंस है वो आपके अगेंस्ट में नहीं है, ये हमने पहले से ही बोल दिया है, और या कोई और बड़ी चीज़ होने वाली है कि आप ट्रेड डील को साइन कर दो, नहीं तो हमने ये एक बना दिया है डिफेंस पैक्ट, ये आपके अगेंस्ट में काम कर सकता है। तो ये एक तरीके की प्रेशर टैक्टिक्स है इंडिया के अगेंस्ट में। ये मैं सोचता हूं कि दूसरा रीजन है। अच्छा, क्योंकि अभी आप जानते हैं, मैं इसी रीजन पे आता हूं कि इंडिया पे 100% टैरिफ लगाने की बात हो रही है, वो जो ग्रैहम बिल है उसमें। इसके बारे में भी बात किया होगा कि साहब आप 1 या 2 महीने के अंदर में माफ़ी मांग लीजिए, रशिया से ऑयल लेना बंद कर दीजिए, तो आप बच जाएंगे 100% से, नहीं तो आपके दिन खराब आने वाले हैं। ये सब धमकियां 100% दी होगी, इसीलिए जो मीटिंग हुई है वो डोवल के साथ हुई है, नहीं तो फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग होती ना। समझ रहे हैं मेरी बात आप? हर चीज़ का लॉजिक होता है। और जो ट्रंप ने डायरेक्ट कॉल ना करके जेडी वैंस से कॉल करवाया है, क्योंकि मोदी जी विल बी मोर कंफर्टेबल विद जेडी वैंस। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ट्रंप का भरोसा कुछ नहीं है। कॉल के बाद ये बोल देगा कि मोदी जी मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। अब यहाँ तो अपोजिशन जो है वो सर पे बैठ जाएगी कि मोदी जी माफ़ी मांग रहे हैं, मोदी जी माफ़ी मांग रहे हैं, 56 इंच का सीना माफ़ी मांग रहा है, ऐसी बातें शुरू हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई साहब ये बात को ठीक कर दिया तो जेडी वैंस से बात कराओ। तो ये मुझे दूसरा रीज़न समझ में आता है। अच्छा, तीसरा रीज़न ये है, अमेरिका बोल रहा है सऊदी अरेबिया से कि यार ये हौतीस जो हैं ये आप पे अटैक किए जा रहे हैं बार बार, आप कुछ कर नहीं रहे, या आप करेंगे भी तो कैसे करेंगे? आप समझ रहे हैं? क्योंकि ईरान तो आप पे डायरेक्ट अटैक कर नहीं रहा। अगर आप ये डिफेंस पैक्ट में भी चले जाते हो तो भी, ये देखिए पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं या क्या हैं, वो कमर चीमा है, एक दो और मैं सुन रहा था, तो न्यूज़ आर्टिकल्स में भी मैं देख रहा था, उसमें ये बोल रहे थे कि साहब ये जो डिफेंस पैक्ट है, डिफेंस पैक्ट में नॉन स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व नहीं हैं। मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान से लश्कर तैयबा का कोई आदमी आके इंडिया में अटैक करता है तो भाई साहब वो इंडिया पे अटैक नहीं माना जाएगा, पाकिस्तान का अटैक नहीं माना जाएगा। और अगर उसके अगेंस्ट में इंडिया ने कुछ किया तो पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए सब कंट्रीज आ जाएंगी, जो तीनों कंट्रीज हैं। ठीक है, उसी तरीके से वो बोल रहे हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स अगर किसी कंट्री पे अटैक करते हैं तो वो स्टेट टू स्टेट अटैक नहीं माना जाएगा। समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी चाल है इसके अंदर? अब मुझे ये बताओ, सऊदी अरेबिया ये बोलेगा कि भाई साहब अगर आपको अटैक कराना ही है ईरान साहब तो आप IRGC से कराओ क्योंकि वो स्टेट का है, ये बाकी लोगों से मत कराओ यार, ऐसा बोलेगा क्या? अटैक तो अटैक है यार, सऊदी अरेबिया पे अटैक हो रहा है तो अटैक हो रहा है। तो यहां पे एक कैच है। कैच ये है कि अमेरिका ये बोलता है पाकिस्तान से कि साहब आप ऐसा करो, अगर सऊदी अरेबिया डायरेक्ट वॉर नहीं करना चाहता है ईरान से, आप ऐसा करो कि अपने लश्कर तैयबा के लोगों को भेजो। कहां पे? यमन में लड़ने के लिए। किससे? हौतीस से। तो सऊदी अरेबिया डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा और हम भी इन्वॉल्व नहीं होंगे डायरेक्ट। ये दोनों दोस्तों के बीच की लड़ाई होगी, एक तरफ हौतीस एक तरफ लश्कर तैयबा। और मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 100 लड़ाकू जैश ए मोहम्मद के, जो कि इंडिया के बॉर्डर पे इंतज़ार कर रहे थे इंडिया के अंदर जाने का, जो कि उनको रोक दिया गया है, अब उनको भेज दिया गया है हौतीस से लड़ने के लिए। सबसे बड़ी गलती है ये पाकिस्तान के दोस्तों, मुझसे आज लिखवा के ले लीजिए। अगर मुझे तो ये न्यूज़ मिली है, लेकिन अगर ये बात 100% सच है तो पाकिस्तान तू तो गए हो पाकिस्तान। तो एक रीज़न ये है कि डायरेक्ट इन्वॉल्व ना होके, ठीक है ना, सोने से सोने को कटवाओ, डायमंड से डायमंड को कटवाओ, नॉन स्टेट एक्टर से नॉन स्टेट एक्टर्स को मरवाओ। ये अमेरिका ने सुझाव दिया होगा सऊदी अरेबिया को कि ये तो बिकाऊ फोर्स है यार, इसको बुलाओ, इनको दे दो $100 पर डे के यार, आ जाएंगे लड़ने के लिए, मरने के लिए भी आ जाएंगे। पहले जॉर्डन में भी तो गए थे मरने के लिए यार, 20,000 फलस्तीन को मार दिया इन्होंने, ये क्यों नहीं लड़ेंगे? भेजो इनको। तो एक तो ये। अब आते हैं अपने फाइनल टॉपिक, नेटो वाले केस में। अब देखिए ये फिर एक इंडिया को प्रेशराइज करने का एक तरीका है। वो कैसे? नेटो में क्या है कि आपको नेटो का आर्टिकल 5 तो पता ही है कि एक कंट्री पे अटैक, सब कंट्री पे अटैक माना जाएगा और सब एक साथ लड़ेंगे, और उसमें करीब 32 नेशंस इन्वॉल्व हैं। ठीक है,
और नेटो की अपनी फोर्स है। तो जैसे सपोज करो किसी एक कंट्री ने कोई भी नेटो कंट्री आप ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, कनाडा का डिफेंस इतना स्ट्रांग नहीं है, कनाडा पे अटैक कर दिया सपोज करो, तो पहले जो है आर्टिकल 5 बाद में इवोक होगा, पहले जो अटैक हुआ है उसका जवाब होगा। अगर कोई मिसाइल गई है तो सबसे पहले मिसाइल को डाइवर्ट किया जाएगा, रोका जाएगा, उसके बाद बैठ के होंगी मीटिंग होगी कि भैया आर्टिकल 5 रिवोक करें या नहीं करें, या क्या सिचुएशन है। अभी जो यहाँ पे जो मक्का पैक्ट हुआ है, मक्का पैक्ट में कोई डिफेंस की फोर्स नहीं है अभी तक, तीनों कंट्री का कोई जॉइंट एक मिलिट्री सेटअप नहीं है, जो कि कहते हैं कि इज ए पार्ट ऑफ इट, और ये बनेगा। जैसे 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार तीनों के सैनिक आ गए, इकट्ठा हो गए, 30,000 सैनिक हो गए, एक फोर्स बना दिया उसका एक, ठीक है ना। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले वो 30,000 लोग जो हैं वो पहले बचाएंगे उस कंट्री को, वो चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। अब सपोज कीजिए कि इंडिया में कोई अटैक हो गया पहलगाम जैसा, ठीक है, मैं उस सिनेरियो की बात कर रहा हूं जब इनकी कोई जॉइंट फोर्स बन गई है, ठीक है ना, जो कि इन द प्रोसेस है, अटैक हुआ, इंडिया के पास पूरे सबूत हैं कि ये पाकिस्तान ने कराया है, लश्कर तैयबा ने कराया है, जैश ए मोहम्मद ने कराया है, जिसने भी उसने कराया है, इंडिया के पास है। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान कहता है हम तो इसमें थे ही नहीं, हम जैसे एज ऑलवेज, वो तो कारगिल में भी नहीं थे, इसी तरीके से पहलगाम 2.0 में भी नहीं होंगे वो। तब क्या होगा, तब ये कंट्रीज मिलके कहेंगी कि भैया दिस इज अटैक ऑन पाकिस्तान, समझ रहे हैं आप। अब अटैक ऑन पाकिस्तान है तो जो सेनाएं हैं 30,000 की, वो पाकिस्तान बॉर्डर पे आएंगी और लड़ेंगी इंडिया के साथ। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं, उसमें सऊदी अरेबियन फौजी भी होंगे, उसमें टर्की के फौजी भी होंगे। अगर इंडिया की फौज टर्की के 100 लोगों को मार देती है, 1000 लोगों को मार देती है, तो ये डायरेक्ट वॉर हो गई ना इंडिया और टर्की के बीच में। इंडिया को उस कंडीशन में पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया तीनों से लड़ना पड़ेगा। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि अगर इंडिया अटैक करता है टर्की पे, तो टर्की क्या है, वो है नेटो का मेंबर, मतलब उसको डबल सपोर्ट है आज के दिन में, नेटो का एम्ब्रेला है। इसका मतलब क्या निकला साहब, इसका मतलब ये निकला कि अगर इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करता है तो जो ये मक्का डिफेंस पैक्ट है वो तो इवोक होगा ही होगा, आर्टिकल 5 भी इवोक हो जाएगा नेटो का, और पूरा नेटो आ जाएगा इंडिया के अगेंस्ट में। ये सिचुएशन बात बोल रहा हूं। तो ये भी एक तरीके का है इनडायरेक्ट वे में पाकिस्तान को नेटो की छत्र छाया में लाना, क्योंकि डायरेक्ट वो पाकिस्तान को लेके आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि नेटो के रूल्स में, कंट्रीज के रूल्स में ये लिखा हुआ है कि आपका कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, और अगर बॉर्डर डिस्प्यूट है तो पहले उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप नेटो के मेंबर बन सकते हैं। नहीं तो यूक्रेन सबसे पहले ही मेंबर बन जाता नेटो का, उसको नेटो में इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि उसके जो बॉर्डर इश्यूज हैं वो हैं रशिया के साथ। तो दिस इज द बैकग्राउंड कि बैकडोर से पाकिस्तान को एक पूरा अम्ब्रेला दिया गया है कि अगर इंडिया आपके ऊपर अटैक करता है तो ऐसे ऐसे तरीके सिनेरियो, दिस इज द डिफरेंट सिनेरियो, यू कैन सेव योरसेल्फ। एंड अगर कोई फौज बनती है उनकी, अभी तो कह रहे हैं कि दिस इज जस्ट डिफेंसिव, लेकिन ये केवल डिफेंसिव तो नहीं हो सकता। ईरान के अगेंस्ट में लड़ने की हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है, इंडिया के अगेंस्ट में लड़ने की औकात नहीं है, क्योंकि ये 30 की जगह 32 कंट्री भी मिल जाए ना एक साथ, तो भी सबकी फौज मिला के इंडिया की फौज बड़ी है, अगर चाइना सपोर्ट नहीं करता है तो। और चाइना सपोर्ट नहीं करेगा अगर वो 32 कंट्री इकट्ठा हो जाते हैं, या उसमें उनमें से 10 कंट्रीज भी इकट्ठा होते हैं, तो किससे लड़ेंगे। एक कंट्री है केवल इजराइल के अगेंस्ट में, और यही पाकिस्तान का मेन मुद्दा है। अगर इजराइल खत्म हो जाता है तो पूरे गल्फ में जो एक डर बैठा हुआ है ईरान का, मेरी बात समझिएगा, ईरान का डर बैठा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब ईरान का दुश्मन ही खत्म हो गया, यूएस तो दुश्मन है नहीं, दुश्मन तो इजराइल है, अगर इजराइल खत्म हो जाता है, उसकी पावर खत्म हो जाती है, तो ईरान को फिर अटैक करने की जरूरत ही नहीं है कहीं पर, और फिर अमेरिका को भी ईरान पे अटैक करने की जरूरत नहीं है। तो पूरा खाड़ी जो है वो क्लियर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो द मेन कल्प्रिट जो उनकी निगाह में, गल्फ की निगाह में कौन है, इजराइल। और ये बात दुनिया जानती है कि इजराइल और अमेरिका एक है। ये बात गल्फ को, पाकिस्तान को अभी तक समझ में नहीं आ रही है। अमेरिका दिखाने के लिए कुछ भी बोलता रहे, नेतन्याहू दिखाने के लिए कुछ भी बोलते रहे कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम यूएस से ज़्यादा लेक्चर नहीं लेते हैं,
डिक्टेशन नहीं लेते हैं, लेकिन साहब दोनों एक हैं। आप उन दोनों को अलग नहीं कर सकते। यूएस चला ही केवल यहूदी रहे। इसलिए जो सिचुएशन होगी वो और गंभीर हो जाएगी अगर एज पर प्लान इन्होंने दुश्मन अपना इजराइल को माना तो, और उससे भी ग्रेव सिचुएशन होगी अगर कोई पहलगाम .2 इंडिया में होता है तो। गवर्नमेंट चुप नहीं बैठेगी, न बैठ सकती है। अपोजिशन जीना हराम कर देगी एक एक दिन गवर्नमेंट का। तो इंडिया को एक्शन लेना पड़ेगा, और अगर इंडिया को एक्शन लिया तो फिर कहीं ना कहीं आगे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि अमेरिका से भी आज संबंध इतने अच्छे नहीं है, तो हो सकता है उसमें किसी तरीके से अगर टर्की इन्वॉल्व होती है तो उसमें नेटो भी इन्वॉल्व हो जाए। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या बोलते हैं? अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा।